आज के इस चर्चा में हम 13वीं शताब्दी के एक ऐसे आश्चर्य की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पत्थरों से तराशा गया एक विशाल रथ है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस भव्य रथ को सीधे सूर्य देव के लिए बनवाया था। इसकी विशालता पहली नज़र में ही किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इस शानदार आर्किटेक्चर के पीछे कई सदियों पुराने रहस्य छुपे हुए हैं। तो आइए उड़ीसा के तट पर खड़े इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इंजीनियरिंग और उन अनसुलझी पहेलियों के सफर पर चलते हैं जिन्होंने आज तक बड़े बड़े विचारकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खैर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो बात इस पूरी कहानी को सबसे ज़्यादा दिलचस्प बनाती है ना, वो सिर्फ वो नहीं है जो आज वहाँ खड़ा है, बल्कि वो है जो वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। एक ऐसे विशाल मुख्य टावर की कल्पना कीजिए जो कभी आसमान से बातें करता था, और एक ऐसी पवित्र नदी की जो ठीक इसकी दीवारों के पास से बहती थी। आज वो टावर पूरी तरह ढह चुका है और वो नदी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी है। आखिर क्या हुआ था वहाँ? इसी रहस्य को हम आगे सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पत्थरों से बने दिव्य रथ की विशालता और इसके प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म को समझते हैं। राजा नरसिंह देव वन का विजन सच में किसी साधारण सोच से बहुत आगे था। एक मंदिर को पूरे के पूरे कॉस्मिक रथ का रूप देना, वो भी सिर्फ पत्थरों से। यह सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के स्केल पर एक बहुत बड़ी कलात्मक छलांग थी। अब इस रथ के डिज़ाइन को ही देख लीजिए। इसमें पूरे 24 पहिए लगे हैं, और यह कोई आम सजावट की चीज़ें नहीं है। ये 24 पहिए असल में दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। इसके साथ ही इस विशाल रथ को खींचने के लिए आगे 7 शानदार पत्थर के घोड़े बनाए गए हैं, जो हफ्ते के 7 दिन और आसमान में सूर्य की कॉस्मिक गति का प्रतीक है। इसका पूरा आर्किटेक्चर इतना सटीक था कि सूर्य की पहली किरणें सीधे अंदर बैठे देवता पर ही पड़ती थी। है ना कमाल? अगर कोई आज कोणार्क जाता है तो सामने जो सबसे बड़ी इमारत दिखती है उसे जगमोहन कहते हैं। असल में ये मंदिर का मुख्य असेंबली हॉल है। इसकी पिरामिड जैसी छत और बेहद बारीक नक्काशी वाले खंभे इस बात का पक्का सबूत है कि 13वीं सदी की इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा मजबूत थी। दरअसल आज यही वो हिस्सा है जो सबसे सुरक्षित हालत में बचा हुआ है। इसको देखकर हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स सही सलामत रहा होगा तब ये कितना ज़्यादा भव्य लगता होगा। अब आते हैं इसके इंजीनियरिंग और मूर्तिकला की उत्कृष्टता पर, यानी एक ऐसी जगह जहां कला और खगोल विज्ञान, आर्ट और एस्ट्रोनॉमी एक दूसरे से मिलते हैं। कोणार्क सिर्फ सुंदर नहीं है, यह 13वीं सदी के कारीगरों की डीप साइंटिफिक नॉलेज का एक जिंदा सबूत है। आपको वो 24 पहिए याद है जिनकी हमने अभी बात की थी? उनमें से हर एक पहिए में ठीक 8 तीलियां या स्पोक्स है। ये 8 तीलियां दिन के 8 प्रहर यानी टाइम डिविजन्स को दिखाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये लिटरली बेहद सटीक सनडायल की तरह काम करते हैं। इन तीलियों की परछाई देखकर कोई भी दिन का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। सोचिए, कला और एडवांस साइंस का कैसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। ये मंदिर की बाहरी दीवारें तो जैसे एक जिंदा गैलरी है। यहाँ पत्थरों पर सिर्फ देवता या आकाशीय संगीतकार ही नहीं उकेरे गए हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बेहद रिलेटेबल पल दिखाए गए हैं। कहीं पर महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं तो कहीं पर हल्के फुल्के मज़ेदार घरेलू पल दिखाए गए हैं। और हाँ, खजुराहों की तरह ही यहाँ भी काफ़ी कामुक नक्काशियाँ हैं जो फर्टिलिटी और कॉस्मिक यूनियन को सिंबलाइज करती हैं। एक तरह से इन मूर्तियों ने 800 साल पुराने जीवन को सीधे आज के वक्त से जोड़ दिया है। लेकिन चलिए अब इसका सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। अनसुलझे रहस्य और खंडर लुप्त होने की कहानी। इतनी अनोखी भव्यता के बाद भी कोणार्क आज एक खंडर क्यों है? एक ऐसा मैजेस्टिक स्ट्रक्चर जो कभी गर्व से खड़ा था, आखिर वो बिखर कैसे गया? जरा इस बात को, बड़े कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ था विमान यानी मुख्य गर्भगृह, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। इसी के अंदर सूर्यदेव की मुख्य मूर्ति रखी थी। लेकिन नेचुरल स्ट्रेस, सदियों तक हुए आक्रमणों और प्राकृतिक क्षय के चलते यह विशाल टावर पूरी तरह ढह चुका है। वहीं दूसरी तरफ है जगमोहन यानी असेंबली हॉल, जो आज भी शान से खड़ा है। ये कोणार्क की कहानी का एक बहुत ही दुखद लेकिन वास्तविक हिस्सा है कि कैसे 200 फीट ऊंचा मुख्य ढांचा वक्त की मार झेल नहीं सका। और यहीं से एक और बड़ा ऐतिहासिक सवाल उठता है, क्या ये मंदिर कभी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ भी था? इतिहासकारों के बीच ये आज भी एक बहुत बड़ा डिबेट है।
कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका उद्घाटन होने से पहले ही ये ढांचा गिर गया था, लेकिन इसके बिल्कुल उलट कुछ ऐसे पक्के सबूत भी मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ 300 से ज़्यादा सालों तक बिना किसी रुकावट के सूर्यदेव की पूजा की जाती रही। सच क्या है? ये रहस्य शायद आज भी इन्हीं पत्थरों के बीच कहीं दफन है। और गायब सिर्फ टावर ही नहीं हुआ, इस मंदिर से जुड़ी एक पूरी की पूरी नदी ही गायब हो गई। सांबा पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में चंद्रभागा नदी का जिक्र आता है। कहा जाता था कि इस पवित्र नदी के पानी में कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को ठीक करने की जादुई ताकत थी। ये माघ सप्तमी जैसे बड़े अनुष्ठानों का सेंटर हुआ करती थी। लेकिन आज की सैटेलाइट इमेजरी और साइंटिफिक स्टडीज सच्चाई का एक दूसरा ही रूप दिखाती है। असल में टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और तटीय बदलावों की वजह से इस नदी ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या ये पूरी तरह सूख गई। रहस्यमय चमत्कारों से लेकर ठंडे साइंटिफिक फैक्ट्स तक ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग ज्योग्राफिकल पजल है। केवल इतिहास और आर्किटेक्चर ही नहीं, कोणार्क की रूह में कुछ ऐसी कहानियां भी बसी हैं जो इन खंडहरों को एक इमोशनल और ह्यूमन टच देती है। तो अब देखिए इन पत्थरों में बसी लोक कथाएं, मिथक और बलिदान की कहानियां। इन शानदार पत्थरों की नींव में दरअसल बेहद गहरा मानवीय साहस और बलिदान छुपा है। सबसे मशहूर कहानी है मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद की। कहा जाता है कि मंदिर का शिखर ठीक से बन नहीं पा रहा था और राजा ने सभी कारीगरों को मौत की सजा देने की धमकी दी थी। तब इस छोटे से बच्चे ने उस डिजाइन की गलती को ठीक किया और फिर बाकी मजदूरों की जान बचाने के लिए उसने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। एक और कहानी है जहां मंत्री शिवाय संतरा को देवी रामचंडी ने सपने में आकर एक डिवाइन टिप दी थी कि कैसे गण प्रसाद की मदद से नदी के तेज बहाव को रोककर वहां कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है। ये किस्से सुनकर लगता है ना कि इन बेजान पत्थरों में कितनी जान है। वैसे सदियों का लंबा सफर तय करते करते इस जगह का रोल भी बदलता चला गया। आइए अब ब्लैक पैगो के संरक्षण और इसकी आधुनिक विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस विशाल ढांचे को बनाना उस जमाने में किसी लॉजिस्टिक चमत्कार से कम नहीं था। इसे क्लोराइट, लैटराइट और खोंडोलाइट जैसे भारी पत्थरों से बनाया गया जो वहां लोकली मिलते ही नहीं थे। सोचिए, इन भारी पत्थरों को मीलों दूर की खदानों से नदियों के रास्ते लाया गया था। प्राचीन ग्रीक ज्योग्राफर टॉलमी ने इसे एक बिजी समुद्री बंदरगाह की तरह देखा और इसका नाम कन्नागर रखा था। बाद में इसके ऊंचे और काले पत्थरों वाले ढांचे की वजह से यूरोपीय नाविकों ने इसे एक नेविगेशनल लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसे नाम दे दिया ब्लैक पगोड़ा। यानी ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड और नाविकों के लिए एक लाइट हाउस का काम कर रहा था। आज 1984 से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस विरासत को बचाकर रखना हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी लोग यहाँ घूमने जाते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी नियम हैं। इन नाजुक सदियों पुरानी मूर्तियों को ना तो छूना चाहिए और ना ही इन पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे इन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। अगर ड्रोन फोटोग्राफी करनी है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की परमिशन लेना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, आसपास कचरा ना फैलाकर इस अद्भुत जगह की पवित्रता को बनाए रखना ये तो हमारा फर्ज बनता ही है। सही कहा ना? सच कहूं तो कोणार्क सिर्फ टूटे हुए पत्थरों या खनघरों का कोई ढेर नहीं है। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह प्रतीक है उस भक्ति का, 13वीं शताब्दी के उन जीनियस इंजीनियर्स का और उस कल्चरल रेजिलियंस यानी सांस्कृतिक लचीलेपन का जिसने वक्त के हर थपेड़े, हर आक्रमण को सहा और फिर भी अपनी एक शानदार झलक आज तक बरकरार रखी है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल अपने जहन में जरूर रखिएगा। जब एक 200 फीट ऊंचा पत्थर का रथ वक्त के साथ ढह जाता है तो इतिहास में सबसे बड़ी छाप किसकी छूटती है? क्या उन खंडरों की जो आज हमारे सामने बचे हुए हैं, या उस असीम और दिव्य महत्वाकांक्षा की, उस एम्बिशन की जिसने पहली बार इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत की थी? खैर, इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।